हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद शेख में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भूकंप अर्थात अर्थक्वेक्स के बारे में। और ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक से संबंधित जो है पहला वीडियो है। इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसका जो पार्ट सेकंड है उसको भी आप अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भूकंप जो है वो क्या होता है, भूकंप से हमारा क्या तात्पर्य है। साधारण से अर्थों में भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा हो जाती है तथा कंपन होने लगता है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है कोई न कोई घटना घटित होती है और उससे एक कंपन जो है वो उत्पन्न हो जाता है। जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाती है तो उसे भूकंप कहते हैं। यानी कि किसी भी बाह्य या आंतरिक फोर्सेस की वजह से पृथ्वी का जो भूपटल है उसमें तेज गति से कंपन महसूस होने लगे, कंपन होने लगे तो उसे जो है वो भूकंप कहा जाता है। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। यानी कि जो किसी भी प्रकार की जो अव्यवस्था है धरातल के आंतरिक भाग में उससे जो है उत्पन्न होने से ही भूकंप जो है वो उत्पन्न होता है। भूकंप विज्ञान अर्थात सिस्मोलॉजी। भूकंप का सर्वप्रथम जहां पर आविर्भाव होता है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं तथा जहां पर सर्वप्रथम लहरों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। कि जिस जगह पर भूकंप जो है उत्पन्न होता है या आविर्भाव होता है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं और जहां पर ये जो कंपन है इनको सबसे पहले जो है महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र या एपिसेंटर। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल या सिस्मिक फोकस कहते हैं। कि जहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ, प्रारंभ हुआ, उस केंद्र को, उस बिंदु को भूकंप मूल या सिस्मिक फोकस के नाम से जानते हैं। भूगर्भ में स्थित यह वह स्थान होता है जहां से भूकंप से उत्पन्न लहरें प्रसारित होती हैं। कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में यह एक ऐसा केंद्र होता है जहां से जो भूकंपीय लहरें हैं वो प्रसारित होती है या उत्पन्न होती है। प्रत्येक भूकंप से चाहे वह सामान्य हो अथवा तीव्र गति वाला हो, लहरें प्रसारित जो है वो होती रहती है। हालांकि जो लहरें हैं उनकी जो तीव्रता है उसमें अंतर जो है वो हो सकता है। इस प्रकार की लहरों को भूकंपीय लहर अर्थात सिस्मिक वेव्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो लहरें निकल रही है पृथ्वी के आंतरिक भाग से उनकी गति कम या ज्यादा जो है वो हो सकती है। उन वेव्स को, उन लहरों को ही भूकंपीय लहरों के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये यहाँ पर एपिसेंटर है जहां पर जो है, और ये यहाँ पर जो है ये फोकस दिखलाया गया है और किस प्रकार से ये एक फॉल्ट और फॉल्ट ट्रेस की वजह से जो है यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ और इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये फोकस और ये एपिसेंटर जो है इस दूसरे डायग्राम में दिखलाया गया है। भूकंप मूल के ऊपर धरातल पर भूकंप का वह केंद्र होता है जहां पर भूकंपीय लहरों का ज्ञान सर्वप्रथम होता है। इस स्थान को भूकंप केंद्र अथवा अधिकेंद्र एपिसेंटर के नाम से भी संबोधित करते हैं। कि जहां पर ये महसूस करते हैं उसको अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से भी जाना जाता है। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है तथा भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में यह भूकंप मूल से सबसे नजदीक होता है। यानी कि जो भूकंप अधिकेंद्र जो है, एपिसेंटर जो है, ये आमतौर पे भूकंप मूल के जो है ऊपर जो है समकोण पर स्थित होता है। अधिकेंद्र यानी कि जो एपिसेंटर है पर लगे यंत्र द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। इस यंत्र को भूकंप लेखन यंत्र अथवा सिस्मोग्राफ यंत्र जो है वो कहा जाता है। यानी कि जो धरातल है जिसको हम
एपिसेंटर कह रहे हैं, जहां पर लहरों का अनुभव किया जा रहा है, वहां पर जो है सिस्मोग्राफ यंत्र जो है वो उसके माध्यम से जो है भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भूकंप की इंटेंसिटी है वो कम है या ज्यादा है। इस सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपीय लहरों की गति तथा उनके उत्पत्ति स्थान एवं प्रभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है। इनकी जो सिस्मोग्राफ पे यंत्र है, इसकी सहायता से कि जो भूकंपीय वेव्स है उनकी गति क्या है, उनकी उत्पत्ति स्थान एवं प्रभावित क्षेत्रों के विषय में भी जानकारी जो है वो प्राप्त की जा सकती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर मापक यानी कि रिक्टर स्केल जो है सबसे अधिक मान्य गणना है, यानी कि रिक्टर स्केल के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि जो उसकी इंटेंसिटी है वो कितनी है। समान भूकंप वाले क्षेत्रों प्लेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी को मिलाने वाली रेखाओं को भूकंप समाघात रेखाएं आइसोसिस्मल लाइंस भी कहती हैं, कि जो समान भूकंप वाले क्षेत्र हैं उनको जो मिलाने वाली रेखा है उसको आइसोसिस्मल लाइंस के नाम से जाना जाता है। इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं ये आमतौर पे यूजीसी के नेट के एग्जाम में और दूसरे अन्य जो एग्जाम्स है उसमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको भी आप जो है वो ध्यान में रखें। भारत में दिल्ली, कोलकाता, देहरादून, पूना, मुंबई आदि में भूकंप लेखी यंत्रों की स्थापना जो है वो की गई है और इन स्थानों पर जहां पर भी आसपास में कहीं भूकंप आता है तो भूकंप लेखी यंत्र के माध्यम से उसका जो अंकन है वो किया जाता है। ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये दो डायग्राम है अलग अलग कि किस प्रकार से जो सिस्मोग्राफ यंत्र है उसमें जो भूकंप की जो वेव्स है उनका जो अंकन है वो इस ग्राफ के माध्यम से होता है। ये अलग टाइप का एक डायग्राम यंत्र है और ये जो है एक अलग टाइप का जो है वो सिस्मोग्राफ यंत्र है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है और उसका जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार से रिक्टर स्केल जो है उसका 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से दिखलाया गया है। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 6 से कम वाला जो रिक्टर स्केल पे जो भूकंप की जिसकी इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा जो है वो घातक नहीं होता है, यानी कि ज्यादा उससे कोई नुकसान जो है डैमेज जो है वो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसका जो रिक्टर स्केल पे जो मापनी है 6 से ऊपर बढ़ती है वैसे वैसे इसका जो नुकसान जो है भूकंप से होने वाला नुकसान है, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो रोड्स का हो, चाहे वो ब्रिजेस का हो, चाहे वो दूसरी प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो ह्यूमंस का हो, वो बढ़ता ही जाता है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो भूकंप समाघात रेखाएं हैं यानी कि समान भूकंप वाले क्षेत्रों की जो रेखाएं हैं इंटेंसिटी वाली, उनको इस डायग्राम के माध्यम से दिखलाया गया है। अब हम इसमें देखते हैं भूकंपीय लहरों को कितने भागों में विभाजित जो है वो किया जाता है। तो आमतौर पे भूकंपीय लहरों को 3 भागों में जो है वो विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है प्रथम प्राथमिक अथवा प्रधान लहरें, इनको प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक लहरें ध्वनि तरंगों यानी कि जो साउंड वेव्स है उसके समान ये होती है तथा इनमें अणुओं की कंपन लहरों की दिशा में आगे या पीछे होती रहती है। इनके जो अणु हैं उनमें जो कंपन है वो लहरों की दिशा में आगे पीछे जो है वो होती रहती है और ये ध्वनि तरंगों के समान ही होती है। इसी कारण से इस लहर को अनुदैर्ध्य लहर या लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है, कि इनको लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये लहरें ध्वनि लहर की भांति आगे पीछे धक्के देते हुए चलती है। चूंकि इन लहरों से दबाव पड़ता है अतः इन्हें दबाव वाली लहरें कंप्रेशन वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इन सीधी लहरों को अंग्रेजी के पी अक्षर से संबोधित किया जाता है और ये लहरें सबसे अधिक जो है वो तीव्र होती है। सीधी लहरें ठोस भाग से होकर तीव्र गति से गुजरती है तथा तरल भागों में इनकी गति जो है वो कम हो जाती है, यानी कि तरल जैसे जैसे पानी आ गया या दूसरा कोई इस प्रकार से सॉफ्ट कोई चीज आ गई तो उसमें ये उनकी जो गति है वो कम हो जाती है। प्राथमिक लहरों की जो औसत गति है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है, यानी कि इनकी जो गति है वो प्रति सेकंड 8 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर लेती है। परंतु
विभिन्न प्रकार की घनत्व वाले चट्टानों में इनकी गति जो है वो भिन्न भिन्न होती है। इनकी जैसे ही चट्टानों की डेंसिटी है, घनत्व है, उनमें अंतर आता है तो इनकी गति में भी अंतर आ जाता है और इनकी जो गति है फिर 8 से 14 किलोमीटर जो है वो हो सकती है। भूकंप अधिकेंद्र या जो एपिसेंटर है से प्राथमिक लहरें ठीक 2 मिनट में अपने विपरीत धरातलीय भाग प्रति ध्रुवस्थ स्थान यानी कि एंटीपोडल पॉइंट पर पहुंच जाती है। यानी कि जो एपिसेंटर है उससे प्राथमिक लहरें जो है 2 मिनट में ही ये एंटीपोडल पॉइंट पर जो है ये पहुंच जाती है और इनकी गति सबसे अधिक होती है, अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो पी वेव्स है वो उनका जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से होता है। ये 3 डायग्राम अलग अलग दिखाए गए हैं। इसमें आप ये नीचे वाला इसमें देख सकते हैं कि ये पी वेव्स है वो किस प्रकार से इनका जो मूवमेंट जो है वो हो रहा है। इसके बाद में ये आगे जो है एस वेव्स जो है वो भी इसमें दिखलाई गई है। इस डायग्राम में भी इसी प्रकार से जो वेव्स है वो उसमें दिखलाई गई है और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो टाइम है वो ये पहुंचने में भी लेती है। जैसे फर्स्ट पी वेव जो है अराइव्स लिटिल ओवर 2 मिनट्स लेटर, यानी कि ये 2 मिनट के बाद में जो है ये यहाँ पर धरातल पर पहुंच जाती है। उसके बाद ये एस वेव्स के बारे में भी इसमें बतलाया गया है। दूसरी तरह की जो लहरें हैं वो आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहरें, ट्रावर्स वेव्स अथवा एस वेव्स। ये लहरें जल तरंग अर्थात वाटर रिपल्स अथवा प्रकाश तरंग लाइट वेव्स के समान जो है वो होती है। इन्हें आड़ी लहर इसलिए कहते हैं कि इन अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है, अर्थात अणुओं की कंपन लहरों की दिशा के आर पार जो है वो होती है। पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स टू द रे। इन्हें द्वितीय अथवा गौण लहर सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं क्योंकि ये प्राथमिक सीधी लहर पी के जो बाद में जो है ये प्रकट होती है, यानी कि इनको सेकेंडरी वेव भी कहते हैं और ये जो पी वेव्स के बाद में जो है ये उत्पन्न होती है। इनकी गति प्राथमिक लहर की अपेक्षा जो है वो कम होती है, यानी कि पी वेव से इनकी जो स्पीड है वो कम होती है। इस लहर को विध्वंसक लहर डिस्टोर्शनल वेव्स भी कहते हैं। इस प्रकार की लहर तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती, यानी कि ये तरल जो पदार्थ है उससे होकर, जैसे जल है उससे होकर ये नहीं गुजर पाती है। यही कारण है कि आड़ी लहरें सागरीय भागों में पहुंचने पर जो है ये लुप्त हो जाती है। इनकी जैसे ये समुद्रों में पहुंचती है वैसे ही इनकी जो गति या पावर जो है वो लगभग समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस डायग्राम में किस प्रकार से जो वेव्स है ये जो है ये इनका मूवमेंट जो है वो होता है। तीसरी है धरातलीय लहरें, सरफेस वेव्स और एल वेव्स। धरातलीय अन्य 2 लहरों की अपेक्षा कम वेगवान होती है तथा इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है, यानी कि इनका जो भ्रमण पथ है वो पृथ्वी का धरातलीय यानी कि ऊपरी वाले सरफेस में ये चलती है और इनकी जो स्पीड है वो अन्य 2 वेव्स से जो है वो कम है। चूंकि ये लहरें पृथ्वी पर पूरा चक्कर लगाकर अधिक केंद्र पर पहुंचती है, अतः इन्हें पी तथा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इसी कारण से धरातलीय लहरें अधिक केंद्र पर सबसे बाद में जो है वो पहुंच पाती है, यानी कि ये पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के बाद में पहुंचती हैं और इसलिए ये जो लहरें हैं अधिक केंद्र पर सबसे बाद में जो है वो पहुंचती हैं। यहाँ ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सरफेस वेव्स या एल वेव्स या धरातलीय लहरें हैं उनका जो मूवमेंट जो है किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है। इन लहरों को लंबी अवधि वाली लहरें अथवा लंबी लहरें यानी कि लॉन्ग वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो भ्रमण समय जो है वो अधिक होता है, इनकी इनको लॉन्ग वेव इसलिए करा कि ये पूरा इनका जो मूवमेंट जो है भ्रमण का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी भी तय करती है क्योंकि ये पूरा चक्कर लगाती है इसलिए सर्वाधिक दूरी भी तय करती है और इनको समय जो है वो भी बहुत ज्यादा लगता है। इन्हें अंग्रेजी के एल अक्षर से संबोधित जो है वो भी किया जाता है। ये लहरें जल से भी होकर गुजर जाती है, यानी कि पानी से भी होकर, समुद्र से, सागर से होकर भी ये गुजर सकती है, पार कर सकती है। यही कारण है कि ये
सर्वाधिक विनाशकारी तथा इनका जो प्रभाव है जल थल दोनों पर जो है होता है। और द्रातीय लहरों की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो होती है। वेग में भिन्नता के आधार पर इन लहरों को 3 श्रेणियों में विभाजित जो वो किए जाते हैं। इनकी जो इनकी गति है उसमें विभिन्नता के आधार पर इनको पुनः 3 कैटेगरी में जो है वो विभाजित किया गया है। पहला है पी तथा एस लहरें। पी तथा एस लहरें सबसे अधिक गति वाली होती है, यानी कि इनकी जो गति है वो सबसे अधिक होती है। ये लहरें पृथ्वी के अंतरतम यानी कि जो कोर है आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाती है तथा जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाती है पहुंचती है इनकी गति जो है वो बढ़ती जाती है। यानी कि जैसे जैसे ये कोर की तरफ नीचे की जाती है इनकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है, परंतु तरल भाग से होकर एस लहरें नहीं गुजर पाती। यानी कि जो एस लहरें हैं वो तरल भाग यानी कि जल से होकर जो वो नहीं गुजर पाती है। पृथ्वी की निचली परत जिसको लोअर लेयर कहते हैं में पी की जो गति है स्पीड है पी वेव्स की वो 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस लहर की जो गति है वो 4 से 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो है वो हो सकती है। पृथ्वी के अंतरतम में 2900 किलोमीटर की गहराई पर पी की जो गति है पी लहर की गति है वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो हो सकती है। दूसरा है पीजी तथा एसजी लहरें। क्रोएशिया की कल्पा घाटी के 1909 में आए भूकंप में पी तथा एस के अलावा 2 ऐसी लहरों का पता लगाया गया जो सामान्य गुण में तो पी तथा एस लहरों के समान थी, परंतु उनकी जो गति है वो पी और एस से कम थी। यानी कि जो पी और जी पीजी तथा एसजी जो लहरें हैं इनका जो पता लगा 1909 में क्रोएशिया की कल्पा घाटी में जो भूकंप आया उसके बाद में इनका जो है पता लगा और इनकी जो गति है वो पी और एस वेव से कम होती है। इस लहर का युग्म पीजी तथा एसजी नामकरण जो यानी कि इनका जो नाम है वो पीजी तथा एसजी के नाम से किया गया है। ये लहरें मुख्यतया पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर भ्रमण करती है, यानी कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है उससे होकर ये मूवमेंट करती है। इनमें पीजी की गति 5 से 4 तथा एसजी गति 3.3 किलोमीटर जो है वो प्रति सेकंड तक होती है। तीसरा है पी स्टार तथा एस स्टार लहर। कोनार्ड महोदय ने टॉन के 1923 ईस्वी के भूकंप के अध्ययन से तृतीय लहर का पता लगाया तथा इनका जो नाम है पी स्टार रखा गया। इनकी गति पी तथा पीजी के बीच की होती है, यानी कि इनका जो स्पीड है वो पी वेव्स और पीजी वेव्स के मध्य की बीच की होती है। इस प्रकार पी स्टार लहर पृथ्वी की मध्यवर्ती परत इंटरमीडिएट लेयर में 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है ये भ्रमण करती है। यानी कि इनकी औसत जो मूवमेंट की भ्रमण की जो गति है वो इंटरमीडिएट लेयर में मध्यवर्ती परत में 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जेफरीज ने जर्सी के 1926 तथा हार्फोर्ड के 1925 ईस्वी के भूकंपों के आधार पर विध्वंसक लहर डिस्टोर्शनल वेव्स का पता लगाया। यानी कि जेफरीज ने जो है जर्सी और हार्फोर्ड के जो भूकंप आए उसके आधार पर डिस्टोर्शनल वेव्स का जो है पता लगाया। इनकी गति एस तथा एस जी के बीच की थी जो पृथ्वी के मध्यवर्ती परत से होकर 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है वो मूवमेंट करती है। यानी कि ये जो है 3 से 4 किलोमीटर की गति से पृथ्वी की जो मध्यवर्ती परत है उसमें से होकर ये गुजरती है। इस प्रकार का नाम इसका नामकरण जो है एस स्टार जो है वो किया गया है। यह है पी स्टार तथा एस स्टार लहर युग्म पी एस तथा पी जी एस जी के मध्य के, यानी कि ये जो लहर है ये पी एस तथा पी जी एस जी के बीच की जो है वो लहर मानी गई है। यहां हम इसमें देख सकते हैं कि जो डिफरेंट 3 टाइप्स की जो सिस्मिक वेव्स है उनका जो मूवमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से ये जो आगे बढ़ने में और पृथ्वी के ऊपरी भाग में पहुंचने में इनका जो समय है वो लगता है। इस डायग्राम से इसमें ये दिखलाया गया है। इसी के साथ में ये जो भूकंप से संबंधित
पहला वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का जो वीडियो है देखने के लिए इसका जो पार्ट 2 है उसको आप अवश्य देखें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।